हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस लेक्चर सीरीज। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम के ऊपर। ये जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम है ये कैसे प्रोड्यूस होता है और ये एक्चुअल में होता क्या है, इसके लिए फॉर्मूला क्या है, इन सारी चीज़ों के ऊपर आज डिस्कस करेंगे। उसको डिस्कस करने से पहले इसका जो प्रीवियस लेक्चर था वहाँ पे हम क्या क्या डिस्कस किए थे उसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, ताकि इस वीडियो में कुछ दिक्कत ना आए समझने में। जो लोग भी इसका जो पहला वाला लेक्चर था उसको नहीं देखे हैं, जाकर देख लीजिए। हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है मॉडर्न फिजिक्स के नाम पे, वहां पे आप जाकर देख सकते हैं। और हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप भी अभी बनाया गया है, जहाँ पे आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं और फिजिक्स रिलेटेड जितना भी इंफॉर्मेशन हो गया, क्लास का जो नोट्स हो गया, वो सब मैं वहाँ पे प्रोवाइड करूँगा और आप वहाँ पे आपस में बातचीत कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं फिजिक्स रिलेटेड। तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की लेक्चर। तो इसका जो पहला लेक्चर था वहां पे हम किसके ऊपर डिस्कस किए थे, जो रेडियस था और एनर्जी था उसके ऊपर ज्यादा ब्रीफली डिस्कस किया गया था कि एनर्जी और जो रेडियस होता है वो कैसे प्लैंक्स क्वांटम नंबर के ऊपर डिपेंड करता है। जो रेडियस का गैप रहता है वो कैसे रहता है, एनर्जी गैप कैसे रहता है, उन सारे चीजों के ऊपर आज डिस्कस किए थे, है ना। रेडियस के लिए हम फॉर्मूला निकाले थे R इक्वल्स टू 0.53 n स्क्वायर बाय जेड एंगस्ट्रॉम। ये कोई भी एटम के लिए, फॉर एनी एटम। और हाइड्रोजन के लिए 0.53 n स्क्वायर आर्मस्ट्रॉन्ग। ये किसके लिए था, फॉर हाइड्रोजन एटम। ये हाइड्रोजन एटम के लिए हो गया। उसके बाद एनर्जी का फॉर्मूला हम डिराइव किए थे, क्या था, -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये भी फॉर एनी एटम। और जो हाइड्रोजन के लिए क्या था, -13.6 बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या था, फॉर हाइड्रोजन एटम। ये सब हम डिराइव भी किए थे, डिस्कस भी किए थे। तो अभी हम देखेंगे स्पेक्ट्रम और एटॉमिक स्पेक्ट्रम के बारे में। तो ये जो स्पेक्ट्रम है ये क्या है, स्पेक्ट्रम हम सबको पहले से पता है, हम 10th क्लास में पढ़ चुके हैं कि क्या होता है। जब भी कोई सेट ऑफ रेडिएशन हमको एक साथ देखने को मिलता है, सेट ऑफ रेडिएशन जिसका अलग अलग रेडिएशन का अलग अलग फ्रीक्वेंसी रहेगा, अलग अलग वेवलेंथ रहेगा, तो उन सबको एक साथ देखते हैं तो हमको स्पेक्ट्रम दिखाई देता है। जैसे कि हम पढ़े थे कि एक व्हाइट लाइट को अगर हम प्रिज्म में फॉल करवाएंगे, एक व्हाइट लाइट को अगर हम प्रिज्म में फॉल करवाएंगे तो उसका 7 कलर देखने को मिलता है। जो व्हाइट लाइट 7 कलर में डिवाइड हो जा रहा है और जो 7 कलर का एक सेट ऑफ रेडिएशन देखने को मिल रहा है, डिफरेंट डिफरेंट रेडिएशन देखने को मिल रहा है, अलग अलग कलर का लाइट देखने को मिल रहा है, तो पूरे सेट को हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं, है ना। और स्पेक्ट्रम में अलग अलग कलर देखने को मिलता है और सबका फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ अलग अलग रहता है। ये समझ में आया। तो ये कैसे क्रिएट होता है, ये कैसे क्रिएट होता है ना। और एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्या है, पहले ये देख लेते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम। तो मान लो यहाँ पे मैं एक ग्लास ट्यूब ले रहा हूँ, यहाँ पे ग्लास ट्यूब ले रहा हूँ और इसके अंदर कोई भी गैस का एक एटम को फिल कर रहा हूँ और कोई भी गैस को मैं यहाँ पे फिल कर रहा हूँ और इसको मैं क्या करूंगा, हीट करूंगा। इसको मैं क्या करूंगा, हीट करूंगा। इसको मैं हीट करूंगा। हीट करने से क्या होगा, यहाँ से रेडिएशन निकलेगा, यहाँ पे रेडिएशन निकलेगा, है ना। और इसको हम अगर देखेंगे
तो यहाँ पे हमको डिफरेंट डिफरेंट कलर का रेडिएशन देखने को मिलेगा। कभी कभी रेड देखने को मिलेगा, कहीं पे ब्लू देखने को मिलेगा, कहीं पे ब्लू येलो रेड ऐसे देखने को मिलेगा, है ना, और कहीं पे सिर्फ रेड देखने को मिलेगा। तो ऐसे हमको रेडिएशन देखने को मिल सकता है। तो ये जो रेडिएशन है ये कंटिन्यूअस फॉर्म में हमको देखने को नहीं मिलेगा, डिस्क्रीट फॉर्म में देखने को मिलेगा। तो इसको हम डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम बोलते हैं, क्योंकि ये डिस्क्रीट फॉर्म में हमको देखने को मिलता है, कंटिन्यूअसली देखने को नहीं मिलता है, तो इसलिए इसको हम डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम, है ना। और ये कोई भी एटम से जनरेट हो रहा है, कोई भी एटम से जनरेट हो रहा है, इसलिए हम इसको एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। ये एमिट हो रहा है रेडिएशन, और जो रेडिएशन एमिट हो रहा है वहां से हमको स्पेक्ट्रम दिखाई दे रहा है, इसलिए इसको एमिशन स्पेक्ट्रम भी बोला जाता है। एमिशन स्पेक्ट्रम भी बोला जाता है। यहाँ पे अगर मैं हाइड्रोजन गैस को यूज करूं तो हाइड्रोजन के लिए जो स्पेक्ट्रम दिखाई देगा उसको हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोलेंगे। तो इतना क्लियर हो गया स्पेक्ट्रम क्या होता है, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम, एटॉमिक स्पेक्ट्रम, एमिशन स्पेक्ट्रम, ये सब क्लियर हो गया। बस उसके बाद देखेंगे ये जो डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम है ये क्यों जनरेट होता है और कैसे जनरेट होता है। पहले ये देख लेते हैं स्पेक्ट्रम क्यों जनरेट होता है ना। मान लो ये कोई एक एटम है, ये कोई एक एटम, कोई भी एक एटम है ना। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, इसको अगर हम एनर्जी देंगे, बाहर से एक्सटर्नल एनर्जी देंगे, तो ये क्या करेगा, एनर्जी गेन करेगा और इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके यहाँ पे चला गया ना, यहाँ से जंप करके यहाँ पे चला गया, ये यहाँ पे आ गया ये। तो दुनिया में किसी भी चीज का एक खुद का वो रहता है कि वो हमेशा स्टेबल रहना चाहता है, कभी भी एक्साइटेड स्टेट में जाना नहीं चाहता, खुद को स्टेबल रखना चाहता है। तो इलेक्ट्रॉन भी क्या चाहता है, खुद को हमेशा स्टेबल रखे। तो स्टेबल कब हो सकता है, उसके पास तो अभी ज्यादा एनर्जी है, तो अगर एनर्जी रिलीज करेगा तो हमको क्या देखने को मिलेगा, अगर एनर्जी रिलीज करेगा तो वो स्टेबल स्टेट में आ सकता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ से एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, पर यहाँ पे ज्यादा समय रुकेगा नहीं, ये क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। और ये जो एनर्जी रिलीज करता है ये रेडिएशन के फॉर्म में रिलीज करता है, जिस रेडिएशन को हम देखते हैं, है ना, ये रेडिएशन का फॉर्म में रिलीज करता है जिसको हम देखते हैं। एनर्जी रिलीज करके क्या करेगा, ये फिर वापस वही स्टेट में चला आएगा, फिर वापस वो वही स्टेट में चला आएगा, है ना, जिस स्टेट में गया था उसी स्टेट में फिर वापस ये चला आएगा, है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, स्टेबल हो गया। तो यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज किया था रेडिएशन के फॉर्म में, उसका कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी रहेगा, कुछ वेवलेंथ रहेगा, है ना। तो ये जो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, कौन से दो सेल के बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि कौन से दो सेल के बीच में इलेक्ट्रॉन हमारा ट्रांजिशन हो रहा है, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो हमारा क्या हो गया, स्टेबल हो गया और एनर्जी रिलीज कर दिया। तो यहाँ पे एक टाइप का रेडिएशन देखने को मिला जिसका फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ फिक्स्ड है। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक जाता, इस सेल में जाता, और यहाँ से फिर यहाँ से आ जाता यहाँ तक, तो यहाँ पे एक रेडिएशन एमिट होता, उसका फ्रीक्वेंसी कुछ अलग रहता, है ना। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन कोई भी सेल से कोई भी सेल में जा सकता है और डिपेंड करता है कि हम कितना एनर्जी देते हैं, है ना। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट सेल है और डिफरेंट डिफरेंट सेल का डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी है,
इसके लिए हमको क्या देखने को मिलता है, डिस्क्रीट फॉर्म ऑफ स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है। ये समझ में आया कि डिस्क्रीट फॉर्म ऑफ स्पेक्ट्रम क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि एनर्जी भी डिस्क्रीट स्टेट में है, डिस्क्रीट लेवल ऑफ एनर्जी है। यहाँ पे अगर कंटिन्यूअस एनर्जी लेवल रहता तो क्या होता, एनर्जी इलेक्ट्रॉन जंप करने के बाद, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करने के बाद यहाँ पे एक सेल होता तो वहां पे चला जाता, फिर वहां पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, ऐसे ऐसे करके कंटिन्यूअस फॉर्म में अगर एनर्जी सेल रहता तो एनर्जी, हमारा स्पेक्ट्रम भी जो है वो कंटिन्यूअस फॉर्म में देखने को मिलता। पर यहाँ पे एनर्जी का जो सेल है वो कैसा है, डिस्क्रीट फॉर्म में, इसलिए स्पेक्ट्रम भी हमको डिस्क्रीट फॉर्म में देखने को मिल रहा है ना। तो हम इसको थोड़ा लिख लेते हैं, क्या है कि इलेक्ट्रॉन ऑलवेज try to remain in lowest energy level, है ना। ये हमेशा क्या करता है, इलेक्ट्रॉन हमेशा लोएस्ट एनर्जी लेवल पे रहने को पसंद करता है। तो इसके लिए वो क्या करेगा, सो इलेक्ट्रॉन रिमेन बैक बाय emitting रेडिएशन। ये रेडिएशन एमिट करके वो वापस वही सेल में आ जाता है। ये समझ में आ गया। इसलिए यहाँ पे एमिट हो रहा है, इसलिए इसको एमिशन स्पेक्ट्रम भी बोला जाता है, इसलिए इसको एमिशन स्पेक्ट्रम भी बोला जाता है। तो डिस्क्रीट फॉर्म में क्यों रहता है ये भी समझ में आ गया, है ना। और एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, डिस्क्रीट फॉर्म में क्यों रहता है स्पेक्ट्रम, ये दोनों चीज हमको समझ में आ गया। मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि एक रेडिएशन एमिट हो रहा है जिसका एनर्जी है E, एक रेडिएशन एमिट हो रहा है जिसका एनर्जी है, ये एनर्जी ऑफ रेडिएशन, ये क्या है, एनर्जी ऑफ रेडिएशन। और तुमको पूछा है कि जो रेडिएशन एमिट हो रहा है उसका वेवलेंथ कितना होगा, वेवलेंथ कितना होगा, वेवलेंथ कितना होगा। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए हमको पहले से पता है कि जब भी कोई रेडिएशन एमिट होता है तो रेडिएशन किस फॉर्म में रहता है, डिस्क्रीट फॉर्म में रहता है ना। और रेडिएशन में एनर्जी पैकेट्स रहते हैं, पहले लेक्चर में हम पढ़े थे एनर्जी पैकेट्स रहते हैं, और उसका जो एनर्जी रहता है वो कितना रहता है, E इक्वल्स टू एस न्यू, E इक्वल्स टू कितना रहता है, एस न्यू, है ना। और एच न्यू क्या है, एच सी बाय लामड़ा है ना। न्यू का फॉर्मूला क्या है, सी बाय लामड़ा। इतना समझ में आ गया बस। तो यहाँ पे हम E इक्वल्स टू एस सी बाय लामड़ा फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। हम एस सी बाय लामड़ा का फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। एनर्जी दिया रहेगा, लामड़ा का वैल्यू निकालना रहेगा, एच और सी कांस्टेंट, तो एच का वैल्यू पुट करेंगे, सी का वैल्यू पुट करेंगे, है ना। तो यहाँ पे अगर हम पुट करेंगे E इक्वल्स टू एस सी बाय लामड़ा इक्वल्स टू 6.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय लामड़ा। ये किस में आएगा, जूल में आएगा, पर एनर्जी हमको किस में दिया रहेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इसको फिर जूल को हमको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इतना सारा काम करने के बदले हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट एससी का वैल्यू पुट कर देंगे, और ये वैल्यू याद रख लेना 12375, और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही आएगा, E इक्वल्स टू इतना, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही आएगा। तो ये जो वैल्यू है 12375, इसको थोड़ा याद रख लेना।
कोई दिक्कत वाला बात नहीं है यहाँ पे। कोई ऐसे भी बड़ा नंबर नहीं है कि याद नहीं रह सकता। 10-10 नंबर का वाला मोबाइल नंबर याद रख पा रहे हैं और ये तो 5 नंबर का, तो याद रह जाएगा ना। और यहाँ पे अगर वेवलेंथ निकालने को बोला तो 12375 डिवाइडेड बाय ई, और ये किस में आएगा, एंगस्ट्रॉम में आएगा। हो गया। तो ये जो दो फॉर्मूला है इसको भी याद रख लेना। ये हो गया। उसके बाद मान लेते हैं, ये तो हमारा फॉर्मूला निकल कर आ गया। मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, जंप कर रहा है फ्रॉम N1 टू N2, सॉरी N2 टू N1 कर रहा है, N2 टू N1। इलेक्ट्रॉन हमारा क्या कर रहा है, जंप कर रहा है N2 टू N1। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन मान लो पहले यहाँ पे था, ये है N1 और ये है N2। रेडिएशन कब एमिट होता है, जब हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल को आता है ना, और लोअर से हायर को जाता है तो हमको एनर्जी देना पड़ता है, एनर्जी तो रिलीज होगा नहीं। तो मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था पहले, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था पहले, और ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक आ रहा है। ये N2 है, तो इसका एनर्जी कितना रहेगा, N2, और इसका एनर्जी E1, और ये E2 दे देते हैं, ये E2 और ये E1 है ना। तो यहाँ पे जो रेडिएशन यहाँ पे जो रिलीज होगा, उस रेडिएशन का एनर्जी कितना रहेगा, इन दोनों के जो एनर्जी है उन दोनों का डिफरेंस जो होगा वही अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा, है ना। इसके पास ज्यादा एनर्जी है, N2 सेल में जो इलेक्ट्रॉन है, उसको अगर N1 सेल में आना है तो कुछ एनर्जी रिलीज करना पड़ेगा। कितना एनर्जी रिलीज करना पड़ेगा, दोनों के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस है वही अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि N2 से N1 को अगर जंप कर रहा है तो उनके बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस रहेगा वो कितना रहेगा, E2 माइनस E1, E2 माइनस E1 अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा, है ना। और ये जो एनर्जी डिफरेंस रहता है वो रेडिएशन का एनर्जी रहता है, उसको हम क्या पता है, हमको पता है कि उसका वैल्यू कितना रहता है, Sc बाय लैम्बडा। अभी हम निकाले थे थोड़ी देर पहले, Sc बाय लैम्बडा। E2 का क्या है फॉर्मूला, एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय N2 का स्क्वायर माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय N1 का स्क्वायर, है ना। कोई भी एक एटम को ले रहे हैं इसलिए जेड को हम जेड ही लिखिए। तो ये क्या हो जाएगा, -13.6 जेड स्क्वायर बाय N2 का स्क्वायर प्लस 13.6 जेड स्क्वायर बाय N1 का स्क्वायर। यहाँ पे हम अगर 13.6 जेड स्क्वायर को कॉमन लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बाय N1 का स्क्वायर माइनस 1 बाय N2 का स्क्वायर, हो जाएगा ना Sc बाय लैम्बडा, इतना हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, Sc बाय लैम्बडा इक्वल्स टू 13.6 जेड स्क्वायर 1 बाय N1 का स्क्वायर माइनस 1 बाय N2 का स्क्वायर। Sc क्या है, कांस्टेंट है, तो Sc को यहाँ पे नीचे लाते हैं, 1 बाय लैम्बडा को यहाँ पे रखते हैं और 13.6 डिवाइडेड बाय Sc, जेड स्क्वायर 1 बाय N1 का स्क्वायर माइनस 1 बाय N2 का स्क्वायर। तो ये जो 13.6 बाय Sc है इसको हम कैसे करेंगे, ये पूरा कांस्टेंट वैल्यू है, देख लो ये पूरा कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसको हम लिख लेते हैं r, ये पूरा टर्म को हम लिख लेते हैं r। तो क्या हो जाएगा, 1 बाय लैम्बडा इक्वल्स टू r जेड स्क्वायर
1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, है ना। 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ये निकल कर आ गया। तो ये जो फॉर्मूला निकल कर आया ये एटॉमिक स्पेक्ट्रम के लिए, किसी भी एटम के लिए, किसी भी एटम के एटॉमिक स्पेक्ट्रम के लिए। यहाँ पे हम क्या निकाल सकते हैं, जो रेडिएशन एमिट हो रहा है उसका वेवलेंथ निकाल सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हो आर कांस्टेंट है, जेड किसी भी एटम के लिए कांस्टेंट होगा, तो जो लैम्बडा होगा उस किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि कौन से दो सेल के बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा, है ना। बस यहाँ पे ये जो आर है, आर को बोलते हैं रिडवर्क कांस्टेंट, रिडवर्क कांस्टेंट, रिडवर्क कांस्टेंट, है ना। और इसका जो वैल्यू रहता है वो कितना रहता है, आर का वैल्यू 1.09 इंटू 10⁻⁻7 मीटर इनवर्स, यही रहता है। समझ में आया। बस उसके बाद ये तो हो गया एटॉमिक स्पेक्ट्रम के लिए, ये किसके लिए हो गया, एटॉमिक स्पेक्ट्रम के लिए। अगर हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए निकालेंगे तो क्या होगा, अगर हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए निकालेंगे तो क्या होगा, जेड का वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगा। ये जो यहाँ पे आर का वैल्यू है इसको याद नहीं रखने से भी चलेगा, मैं इसका शॉर्टकट बता दूंगा कि क्या होगा। इसका और एक तो वैल्यू है उसको याद रख लेना, वो भी काम आएगा। ये याद नहीं रह रहा है तब भी चलेगा, पर याद रख लेना चाहिए, कभी कभी काम भी आ जाता है। तो यहाँ पे हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए क्या होगा, 1/लैम्बडा इक्वल्स टू आर, जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, है ना। ये हो गया हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए फॉर्मूला। और ये जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है ये नील्स बोर ने इसके बारे में पहले बताए थे, और नील्स बोर ने इसके बारे में थोड़ा हमको आइडिया दिया था। तो यहाँ पे हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम तो के लिए फॉर्मूला निकाल दिए और एटॉमिक स्पेक्ट्रम के लिए भी फॉर्मूला निकाल दिए। नेक्स्ट हमारा क्या काम है, डिफरेंट डिफरेंट जो स्पेक्ट्रम है उसका डिफरेंट डिफरेंट सीरीज को पहचानना पड़ेगा, क्या है वो सब, वो बहुत सारी चीज इसके अंदर रहता है ना। तो अभी हम क्या निकाले हैं, बस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का फॉर्मूला, एटॉमिक स्पेक्ट्रम का फॉर्मूला निकाले, है ना। तो अभी के लिए बस इतना ही निकाल कर रखते हैं, इसको थोड़ा अच्छे से पहले प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद हम और अंदर जाएंगे और अच्छे से इसको पढ़ेंगे कि ये जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता है इसके अंदर क्या क्या चीज रहता है, डिफरेंट डिफरेंट सीरीज रहता है, स्पेक्ट्रल लाइन रहता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन क्या है, नंबर ऑफ ट्रांजिशन क्या है, उन सबको हम यहाँ पे पढ़ेंगे, है ना। तो पहले इसको थोड़ा देख लो। तो तब तक के लिए ये सब प्रैक्टिस करते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।